बहू और बेटी की दिवाली शॉपिंग। उपासना रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी सास गुस्से में आवाज लगाती है। बहू, उपासना बहू, और कितनी देर लगेगी? भूख मर जाएगी, तब लाओगी क्या नाश्ता? बस लाई माँ जी। बहू डरते डरते मेज पर नाश्ता लगाती है। क्यों री, नाश्ता बनाने में इतनी देर लगती है? हैं? तुम आजकल की बहुएं भी ना एक नंबर की कामचोर होती हो, सब जानती हूँ मैं। थोड़ा अपने शरीर में फुर्ती ले आओ। 4 लोगों का खाना बनाने और 4 गंदे बर्तन घिसने में घंटों लगा देती है। अभी तो दिवाली की सफाई भी बाकी है, जो कि तुझे अकेले ही करनी है। दिवाली में बस कुछ दिन बच गए हैं, अभी से शुरू करेगी तो जाकर समय से दिवाली की सफाई खत्म होगी। तभी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे ससुर हरीश कहते हैं, अरे भगवान, इतने बड़े घर की बहू सफाई अकेले कैसे करेगी? हरीश जी, आपको मुझे टोके बिना चैन नहीं मिलता। घर का काम निपटा कर लेगी सफाई। और वैसे भी शादी के बाद उपासना बहू की ससुराल में पहली दिवाली है, ऐसे में बहू के हाथों से दिवाली की सफाई शुभ होगी। आखिर में यही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। रोमा बड़ी ही सफाई से बातों की उधेड़ बुन करके सफाई की जिम्मेदारी बेचारी बहू पर थोप देती है। इसे कहते हैं अकलमंदी। मेरी बात भी रह गई, वरना इतनी महंगाई में अगर बाई को सफाई के लिए बुलाती तो वो 5-10 हजार तो ले ही जाती और मिठाई का डब्बा अलग से मांगती। इस तरह से समय बीतता है और एक सुबह जब बहू उपासना घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी ननद कीर्ति महंगी सी साड़ी पहने कंधे पर पर्स लटकाए आती है। माँ देखो, मैं आ गई। अपनी बेटी को देखकर रोमा फूली नहीं समाती। कीर्ति मेरी बच्ची, कैसी है तू? दामाद जी नहीं है? नहीं माँ, मैं अकेली आई हूँ। मायके आते ही कीर्ति अपनी सास की बुराई अपनी माँ से करने लगती है। क्या बताऊँ माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है, इतनी कंजर है ना कि उनके सामने बनिया भी शर्मा जाए। पता है, पैसे बचाने के लिए उन्होंने काम वाली बाई को नहीं बुलाया और घर की दिवाली की सफाई हम बहुओं पर थोप दी। इसलिए मैं तो बहाना बनाकर मायके चली आई। बेचारी मेरी जेठानी वहाँ फर्श और दीवार घिस रही होंगी। बहुत अच्छा किया कीर्ति बेटी, जो तू यहाँ चली आई। वैसे भी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी। माँ, अब मेरी शादी हो गई है, तो क्या तुम मुझे दिवाली की शॉपिंग नहीं कराओगी? क्यों नहीं कराऊंगी मैं शॉपिंग? एक ही तो लाडली बेटी है मेरी। मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दूं। वैसे भी शादी के बाद ये तेरी पहली दिवाली है, इसलिए इस बार तो मैं तुझे दिवाली की दुगनी शॉपिंग कराऊंगी। ये सुनकर कीर्ति बड़ी खुश हो जाती है। तभी उपासना भी उम्मीद लगाकर बोलती है, माँ जी, शादी के बाद मेरी भी ये पहली दिवाली है। मैं भी जल्दी जल्दी सफाई कर लेती हूँ, फिर मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगी दिवाली की शॉपिंग के लिए। बस मुझे तेरी यही आदत बुरी लगती है बहू, जब देखो मेरी बेटी की देखा देखी करती रहती है। अब घूर क्या रही है मुझे, खाएगी क्या? जल्दी जल्दी फर्श घिस और इसके बाद सभी कमरों के चादर पर्दे सब धो देना। और कीर्ति बेटी, तू चल मेरे साथ कमरे में, मुझे तुझसे ढेर सारी बातें करनी है। इस तरह से बेचारी बहू का दिन भर दिवाली की सफाई में बीत जाता है। वहीं रोमा अपनी बेटी कीर्ति के साथ बड़े ही आराम से कमरे में बैठकर गप्पे मार रही होती है। समय बीतता है। अगले दिन, अर्जुन बेटा सुन तो जरा। जी माँ। तेरी बहन आई हुई है, उसके लिए दिवाली की शॉपिंग करनी है, जरा पैसे तो दे। ये लो माँ, ये 20,000 रुपए रखो। इसे कीर्ति और उपासना दोनों को दिवाली की शॉपिंग करा देना। बहू की बात होते ही रोमा मन में कहती है, पता नहीं उपासना बहू ने मेरे बेटे को ऐसी भी कौन सी पट्टी पढ़ाई है जो उसकी इतनी पड़ी है, तभी तो ये जोरू का गुलाम होता जा रहा है। शाम होते ही रोमा अपनी बेटी को लेकर बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। इतने में उपासना आ जाती है। चलिए माँ जी, मैं भी आ गई। माँ, आपने बताया नहीं कि भाभी भी हमारे साथ जा रही है। अरे ये हमारे साथ क्या लेने जाएगी, बहू तू घर पर रहे। मगर माँ जी, दिवाली तो मेरी भी है, आप ननद जी को लेकर जा रही हैं, मुझे नहीं। जब देखो मेरी बेटी से जलती भुनती रहती है। कीर्ति इस घर की बेटी है, और अगर तुझे भी शॉपिंग का इतना ही शौक चढ़ा हुआ है तो अपनी माँ के घर चली जा और जी भर के शॉपिंग कर। हाँ, मगर तेरे गरीब भिखमंगे मायके वालों की इतनी तो हैसियत भी नहीं है, तभी तो बेटी के ससुराल वालों को कोई दिवाली भी नहीं भेजी। हाँ, चल कीर्ति बेटी। सास के दिए गए ताने बेचारी बहू के दिल पर लगते हैं। रोमा अपनी बहू का मन तोड़कर बेटी को बाजार ले आती है, जहां वो एक हाई फाई दुकान में आती है।
कीर्ति बेटी, तुझे जो पसंद आए वो देख ले। भैया ये साड़ी दिखाना। ये लीजिए बहन जी, ये साड़ी 2000 की है। अरे कीर्ति बेटी, इतनी सस्ती सी साड़ी क्यों ले रही है, कुछ महंगा देख। माँ ये देखो शरारा सूट कितना सुंदर लग रहा है। नहीं ये भी कुछ जम नहीं रहा है, चल किसी दूसरी दुकान में चलते हैं। अपनी बेटी की दिवाली शॉपिंग के लिए रोमा पूरा बाजार छान मारकर एक महंगे से मॉल में आती है, जहाँ कीर्ति एक बड़ी ही महंगी सी साड़ी उठा लेती है। माँ ये वाली साड़ी मुझ पर अच्छी लगेगी। हाँ ये अच्छी है। पर मैम ये साड़ी पूरे 50,000 की है। 50,000? इतनी महंगी? इसे रहने देते हैं माँ। तभी रोमा घमंड से कहती है, अरे ओ दुकानदार, मेरी बेटी जिस चीज पर हाथ रख देती है ना वो उसकी ही हो जाती है, ये रहे 50,000। माँ मैं साड़ी की मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ी, सैंडल भी ले लेती हूँ। तू आराम से शॉपिंग कर कीर्ति, कोई जल्दी नहीं है। सारी शॉपिंग के बाद कीर्ति कहती है, माँ हमें भाभी के लिए भी तो शॉपिंग करनी थी ना, उसके लिए एक आधी साड़ी ले लूंगी, वैसे भी उसका पूरा दिन तो पूरी पकवान बनाने में ही बीतना है। पैसे बचाने के लिए रोमा अपनी बहू के लिए फुटपाथ पर लगी सेल में से 200 रुपए की साड़ी लेकर घर आती है। ढेर सारी शॉपिंग के बैग्स देखकर उपासना कहती है, माँ जी आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? ये ले तेरे लिए साड़ी लाई हूँ, बाकी के बैग्स कीर्ति के हैं। अपनी सास का ऐसा फर्क देखकर उपासना का मन उदास हो जाता है और दिवाली का दिन भी आ जाता है। उपासना तड़के सुबह उठकर पूरे घर की सफाई करती है। सफाई तो हो गई, जल्दी से बर्तन मांज लेती हूँ। उपासना बर्तन मांजने लगती है, तभी सास रसोई में आती है। हे राम बहू, दिवाली का दिन है, आज भी 4 बर्तन घिसने में घंटा भर लगाएगी तो कैसे काम चलेगा? जल्दी जल्दी हाथ चला और हाँ, पकवान में गुजिया, पूरी, छोले और खास करके पनीर के पकौड़े बनाना, मेरी बेटी को पसंद है। जी माँ जी। माँ अभी तक घर में दिवाली की डेकोरेशन नहीं हुई। अरे बेटी दिए तो दिवाली की शाम ढले जलेंगे ना। ओफो माँ, कर दी ना गरीबों वाली बातें। आजकल मिट्टी के दिए कौन जलाता है? आप मिडिल क्लास लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मेरे ससुराल वालों ने दिवाली के लिए महंगी मकरीज पर लाइट्स मंगाई थी। मगर ननद जी, दिवाली की शोभा मिट्टी के दिए ही तो है। राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट कर लौटे थे तभी अयोध्या के लोगों ने दिए ही जलाए थे। अरे मेरी गरीब बहू, तूने अपने मायके में तो मिट्टी के दिए ही देखे हैं। मेरी बेटी ठीक कह रही है, आजकल लाइट का जमाना है। रोमा को अपनी बेटी की कही अमीरी गरीबी की बात मन ही मन खटकती है, मगर वह कीर्ति का कहना सही मानकर लाइट मंगा लेती है। दिवाली की शाम मेहमान आने भी शुरू हो जाते हैं, पर बेचारी बहू अभी भी रसोई में मेहमानों की खातिर करने के लिए खाना बना रही होती है। उसकी नजर आसमान में हो रही आतिशबाजियों पर लगी है। तभी अचानक चाइनीज मरकरी होने के चलते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कीर्ति अपनी माँ को आग के बीच फंसा छोड़ देती है। कीर्ति बेटी, तू कहाँ जा रही है मुझे इस आग में छोड़कर? माँ, अभी मैं अपनी जान बचाऊं कि आपकी? अरे कोई तो बचाओ मुझे। इतने में उपासना एक कंबल लेकर अपनी सास के पास दौड़ कर आती है और अपनी सास को बचा लेती है। तभी लोग मिलकर आग को बुझाते हैं। माँ जी, आप ठीक तो हैं? उस घटना के बाद रोमा की आंखें खुल जाती हैं और वह भराई आंखों से अपनी बहू से कहती है, मैं ठीक हूँ बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं हमेशा बेटी बेटी करती रही और तेरे साथ फर्क करती रही, मगर मैं भूल गई कि तू भी तो किसी की बेटी है और मेरे घर की लक्ष्मी। इसलिए आज दिवाली के दिन से अच्छा कोई दिन नहीं लक्ष्मी पूजन का। सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। भाभी आप भी मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं ननद जी, जो हुआ उसे जाने दीजिए। दिवाली तो खुशियों का त्योहार है, चलिए साथ मिलकर दिए जलाते हैं। आखिर में रोमा की बहू बेटी दिए जलाती हैं और सभी एक साथ लक्ष्मी पूजन करके खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। बेटा, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, न जाने लड़की होगी या लड़का। माँ अब ज्यादा मत सोचो, मुझे पूरा यकीन है कि लड़का ही होगा। मैंने तो नम्रता से कह दिया था कि मुझे लड़का ही चाहिए। मुबारक हो, आपकी बहू को बेटी हुई है। आप चाहे तो उनसे जाकर मिल सकते हैं। क्या मुझे पोती हुई है? हे राम, यह कैसा अनर्थ हो गया। बहू का पहला बच्चा, वो भी लड़की। अब लोग क्या कहेंगे? हे भगवान। इतना कहकर नंदिनी अपनी बहू और पोती से मिले बगैर ही चली जाती है। मैंने कहा था ना कि मुझे लड़का चाहिए, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को जन्म देने की?
अब इसकी शादी, पढ़ाई लिखाई, दहेज का खर्चा कौन उठाएगा? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर लक्ष्मी जन्मी है। ये लक्ष्मी लक्ष्मी लेकर नहीं बल्कि घर से लक्ष्मी लेकर जाएगी। मुझे लड़का चाहिए था, लड़की नहीं, समझी? शर्म आनी चाहिए आपको। आज के जमाने में आप लड़का और लड़की में ऐसा भेदभाव कर रहे हैं। आज के टाइम में लड़का और लड़की समान है, कोई एक दूसरे से ऊपर नहीं है। नम्रता की बात सुनकर आलोक को गुस्सा आता है और वो नम्रता को थप्पड़ मार देता है। आलोक के परिवार को एक पोता चाहिए था, लेकिन पोती के जन्म के बाद आलोक और उसकी माँ नंदनी नम्रता से नफरत करने लगते हैं। उस छोटी बच्ची को ना ही तो दादी का प्यार नसीब होता है और ना ही पिता का। नम्रता अपनी बेटी का नाम पिंकी रखती है। ऐसे ही समय गुजरता है और 5 साल बीत जाते हैं, जिसके बाद नम्रता दोबारा प्रेग्नेंट होती है। आलोक बेटा, मैं तो कह रही हूँ एक बार बहू का चेकअप करा ले। अगर लड़का हुआ तो अच्छी बात है, लड़की हुई तो बहू का अबॉर्शन करा देंगे। आलोक नम्रता को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका चेकअप कराता है, जिसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो आलोक को पता चलता है कि नम्रता के पेट में पल रहा बच्चा इस बार भी लड़की है। ना जाने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जो इस जन्म में ऐसी बहू मिली जो लड़की पर लड़की पैदा करी जा रही है। आलोक, इसे अभी ले जाओ और इसका अबॉर्शन करवा। माँ जी, आप क्या कर रही है? प्लीज मेरी बच्ची को मत मारिए, ये तो अभी इस दुनिया में आई भी नहीं है। तू ऐसे नहीं मानेगी ना माँ, बहुत हो गया, इसका बहुत हो गया, अब ये इस घर में नहीं रहेगी। इतना कहकर आलोक नम्रता का हाथ पकड़ता है और घसीटते हुए नम्रता को घर से बाहर निकाल देता है, और इसी के साथ अपनी 5 साल की बेटी को, पिंकी को भी, जिसके बाद दोनों माँ बेटी अब बेसहारा हो जाती हैं। माँ, अब हम कहाँ जाएंगी? चुप क्यों हो माँ, कुछ बोलो ना। अपने पेट में पल रही बच्ची और 5 साल की बेटी के साथ नम्रता सड़क पर इधर से उधर भटक रही थी। नम्रता को उसके मायके की याद आती है कि कैसे उसकी भाभियों ने उसकी शादी आलोक के साथ जबरदस्ती करवाई थी। सुनिए जी, मैं कब से कह रही हूँ कि आप नम्रता की शादी कर दो। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, शादी लायक लड़की घर में रहेगी तो लोग 100 बातें बनाते हैं। लेकिन अभी तो नम्रता की पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, कम से कम इसकी पढ़ाई तो पूरी होने दीजिए। अरे पढ़ाई के चक्कर में अगर इसके पैर डगमगा गए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। मैंने तो नम्रता के लिए एक रिश्ता भी देख लिया है। फैमिली मिडिल क्लास है लेकिन अच्छी है। शादी के बाद नम्रता वहाँ बहुत खुश रहेगी। तुम दोनों ठीक कह रही हो, हम तीनों भाई कल ही इनके घर जाकर रिश्ते की बात करते हैं। नम्रता के माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी, जिसके चलते नम्रता के तीनों भाई विक्रम, सूरज और जितेंद्र ने ही नम्रता को पाला था। विक्रम, सूरज, जितेंद्र काम की वजह से ज्यादातर विदेश में रहते थे, इसलिए नम्रता अपनी तीनों भाभी पूनम, स्वाति और लक्ष्मी के साथ रहती थी। पूनम और स्वाति नम्रता को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करती थी, लेकिन नम्रता की सबसे छोटी भाभी लक्ष्मी और नम्रता का रिश्ता बड़ा ही प्यारा था। दोनों नंद भाभी में काफी हंसी मजाक भी था। अपने दोनों बड़ी भाभियों की वजह से नम्रता को ना चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, जिसका अंजाम आज नम्रता देख ही रही थी। पिंकी बेटा, हम लोग तुम्हारे मामा मामी के घर चलते हैं, हम लोग वहीं पर रहेंगे। नम्रता अपनी बेटी पिंकी के साथ अपने मायके के लिए निकल जाती है। काफी देर चलने के बाद नम्रता आखिरकार अपने मायके पहुंच जाती है। नम्रता जैसे ही घर के अंदर जाती है तो उसकी तीनों भाभियां उसके सामने ही होती हैं। नम्रता को देखकर उसकी तीनों भाभियां हैरान होती हैं। नम्रता, तुम्हारी ऐसी हालत, क्या हुआ तुम्हारे साथ, और तुम ऐसे अकेले क्यों? लक्ष्मी के पूछने पर नम्रता अपने ऊपर हुए सारे अत्याचारों को बताती है, जिसे सुनकर ये तो होना ही था। आजकल कौन चाहेगा कि उसके घर में बेटी जन्मे? हर कोई बेटा ही चाहता है। अब हमें ही देख लो, हम दोनों के बेटे हैं और हम कितने खुश हैं अपने ससुराल में। भाभी बस करिए, नम्रता की हालत तो देखिए, आप ऐसी हालत में भी उसे ताने दे रही हैं। माँ, मैं बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक तो खुद भी आई और अपनी भूखी बेटी को भी साथ ले आई, आते ही खाना मांग रही है। अपनी दोनों बड़ी भाभियों की बात सुनकर नम्रता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन लक्ष्मी नम्रता और उसकी बेटी को अंदर लेकर जाती है और उनके लिए खाना लेकर आती है। लक्ष्मी नम्रता और उसकी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, लेकिन ये चीज स्वाति और पूनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। ओ महारानी, बैठे बैठे क्या आराम फरमा रही है? यहाँ तुझे कोई मुफ्त की रोटी नहीं देने वाला। अगर यहाँ रहना है तो यहाँ के सारे काम भी करने पड़ेंगे। फटाफट पोछा लगा। भाभी, आप मेरी हालत तो जानती हैं, ऐसे में मैं झुककर कैसे पोछा लगाऊंगी? अगर काम नहीं कर सकती है तो इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर स्वाति और पूनम भी नम्रता को घर से निकालते हैं, लेकिन तभी वहां लक्ष्मी आ जाती है और उन दोनों को रोकती है। भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? कम से कम नम्रता की हालत तो देखिए, ऐसी हालत में वो कहाँ जाएगी?
इसको घर में रहना है तो काम करना होगा, वरना ये घर में नहीं रह सकती। और भूलो मत, इस घर की बड़ी बहू हम हैं, तू नहीं, समझी? ठीक है भाभी, नम्रता इस घर में नहीं रहेगी। हमारे घर के पीछे जो छोटी सी झोपड़ी है, नम्रता उसमें तो रह सकती है ना। इससे आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। स्वाति और पूनम को लक्ष्मी की बात ठीक लगती है, जिसके बाद नम्रता अपनी बेटी के साथ उस छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। लेकिन लक्ष्मी अभी भी नम्रता का साथ नहीं छोड़ती और उसके लिए छुप छुप कर रोज खाना लाया करती थी। लेकिन ये भी पूनम और स्वाति दोनों देख लेते हैं, जिसके बाद बेचारी नम्रता को खाना मिलना भी बंद हो जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है और नम्रता के 9 महीने पूरे हो जाते हैं और नम्रता की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। नम्रता दर्द से तड़प रही होती है, लेकिन ना ही तो पूनम स्वाति आते हैं और ना ही वो लक्ष्मी को जाने देते हैं कि तभी वहां नम्रता के तीनों भाई विदेश से आ जाते हैं और तीनों भाई नम्रता की ऐसी हालत देखकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां नम्रता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अपने भाइयों के पूछने पर नम्रता उन्हें सब बता देती है। तुम दोनों को तो शर्म से डूब जाना चाहिए। अपनी गर्भवती नंद के साथ कोई ऐसा करता है क्या? हमने बहुत बड़ी गलती की जो तुम दोनों की बात मानकर ऐसे घर में नम्रता की शादी कर दी। तुम दोनों किसी की पत्नी और भाभी बनने के लायक नहीं हो। निकल जाओ अभी इस घर से। नहीं, हमें घर से मत निकालिए। आप लोगों के अलावा हमारा है ही कौन? नम्रता, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोग जाकर तुम्हारे ससुराल वालों से बात करेंगे, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। नम्रता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद स्वाति और पूनम दोनों मिलकर नम्रता के ससुराल जाते हैं और उसके ससुराल वालों को वार्निंग देते हैं। जिसके बाद अब आलोक और नंदनी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू और दोनों पोतियों को अपना लेती है और उन दोनों को अच्छे से समझ में आ जाता है कि लड़की और लड़के में भेदभाव करना किसी अपराध से कम नहीं, क्योंकि आज के समय में हर किसी को एक समान अधिकार मिला हुआ है, जिसे हानि पहुंचाने का किसी और को कोई अधिकार नहीं है।